गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने परिवार फिजिक्स बाय राघव सर जयपुर में हार्दिक स्वागत। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। माँ सरस्वती का वंदन करते हुए आपकी क्लास का प्रारंभ करते हैं। एक बार ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके। एक बार ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है ना? सब ओके, चलिए ओके। तो देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड, न्यू पेपर। ठीक है, थर्ड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी। अब इसमें सबसे पहले मार्क्स का डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए कि जैसे इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम जो मार्क्स नंबर का पेपर आता है वो हैं 34। और मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं, मिनिमम जो मार्क्स आपको लाने हैं इसमें पास होने के लिए, वो लाने 13। टोटल आप 36 ला सकते हैं, टोटल तीनों को मिलाकर क्या ला सकते हैं, 36 ला सकते हैं। ये पासिंग मार्क्स हैं आपके, पासिंग मार्क्स। टोटल आप 36 लेके आ सकते हैं, टोटल आप 36 लेके आ सकते हैं तीनों में मिला के कैसे भी, तब तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल पेपर में पास होना है आपको, कई बार क्या लग जाती है, बैक लग जाती है, तो फिर पास होना पड़ता है। तो उसके लिए 12 नंबर नहीं चाहिए, उसके लिए 13 ही नंबर चाहिए। तो अलग से अगर इस पेपर को पास करना है आपको तो कितने नंबर चाहिए? 13 नंबर चाहिए। ठीक है, क्या है? 13 नंबर आपको स्पेशल चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखें। 12 का कंसेप्ट लेकर इसमें नहीं चलेंगे। इसमें कितने का नंबर चलेगा? 13 नंबर का कंसेप्ट चलेगा कि अगर ये बैक रह गया तो 13 नंबर पास होने के लिए चाहिए, और बैक रहना नहीं चाहिए। ऐसे आपको क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। जिसका पहले से कोई बैक चल रहा है पेपर, तो उसको ये कम ध्यान देने वाली बात है कि 13 नंबर इसमें क्या चाहिए? पासिंग मार्क्स चाहिए, क्योंकि इसमें एक नंबर ज़्यादा है। तो इसमें पास होने के लिए भी क्या चाहिए? एक नंबर ज़्यादा है। क्योंकि देखो, 33 + 33 + 34 करेंगे तभी क्या आएंगे? 100 आएंगे। तो टोटल आपका थ्योरी के जो पेपर हैं वो कितने के? 100 के हैं। तो आप 33 में अगर 33 जोड़ोगे तो क्या आएंगे? 99 आएंगे। लेकिन ये पेपर कितने का? 34 का है। तो इसमें पासिंग मार्क्स होने के लिए भी आपको क्या चाहिए? एक नंबर ज़्यादा चाहिए। तो इसमें कितने नंबर चाहिए आपको? 13 नंबर आपको क्या चाहिए? मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक, यूनिट वही 4 है, यूनिट वही 4 है। तो यूनिट वही 4 है। यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ है। तो 4 हमारे पास इसमें यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? तो इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? इसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 हैं। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? चैप्टर नंबर 5 और 6 हैं। और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो इसमें भी आपके चैप्टर नंबर 7 और 8 हैं। टोटल 8 चैप्टर हैं। और 8 चैप्टर में से दो दो चैप्टर जो हैं आपके, दो दो चैप्टर जो हैं आपके, वो एक एक यूनिट में आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये जो 2 यूनिट हैं, शुरुआत की पहली और दूसरी, इसका कहीं ज़्यादा मतलब बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, आप 11th 12th में जब केमिस्ट्री पढ़े उस समय पढ़ लिया, या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आपने थोड़ा सा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ठीक, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री से लिंक करता हुआ पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है वो केमिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक करता हुआ बेसिक कंसेप्ट, कुछ केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्या है? कॉमन बेसिक कंसेप्ट। पूरा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या है? कॉमन है। आप इसके बारे में अच्छे से पहले से ही जानते हैं, क्योंकि 11th 12th में सब केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो वहाँ से हमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है वो वहाँ से अपन को मिलता है। लेकिन ये जो प्योर है ये फिजिक्स के अंतर्गत है। ये जो चीज़ आती है ये अपन क्या है? तीसरी और चौथी यूनिट, ये टोटल क्या है? फिजिक्स का क्या है? पार्ट है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यूनिट फोर्थ, फिर थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, इस प्रकार से अपन चलेंगे, पीछे से चलेंगे। फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, इस प्रकार से अपन इसको क्या है? पढ़ने का अपन रखेंगे, क्रम रखेंगे। तो वही ठोस अवस्था भौतिकी जैसे अपने पढ़ाने का पैटर्न है कि सबसे पहले जो अपन कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो अपन 3 चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, आप 3 क्वेश्चन पूछो। व्हाट, दूसरा वाई,
और तीसरा हाउ। ये पढ़ने का क्या है तरीका, हाउ मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या। ये तीन क्वेश्चन आप जब पढ़ते हो तो हर टॉपिक में तीन क्वेश्चन पूछा करो अपने आप से। जैसे आपको कहीं जाना है तो कहाँ जाना है, वेयर, ठीक, WH वर्ड आ गया, वेयर। कैसे जाना है, हाउ, कैसे जाना, हमको मान चलो कोई शादी में जाना है तो कैसे जाना है, क्यों जाना है, हमें जाना है, क्यों जाना है, शादी में जाना है, कैसे जाना है, तो विकल्प पे से। तो आपको बहुत सारी जानकारी ये तीन शब्द आपको दे देंगे, व्हाट, वाई और हाउ। क्या, क्यों और कैसे, ये सवाल पूछो तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट। क्या क्वेश्चन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले अपन फिजिक्स, उसके बाद ठोस अवस्था, और फिर ठोस अवस्था भौतिकी। तो फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, विज्ञान चाहिए, साइंस, आप ये कई बार पढ़ चुके हैं साइंस। प्रयोगों पर आधारित जो प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। प्रकृति का क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोगों पर आधारित हो, एक सिस्टमेटिक या क्रम से जो नॉलेज है, जो एक्सपेरिमेंट बेस है, एक्सपेरिमेंट जो नॉलेज है नेचर की, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। अब विज्ञान का भी पार्ट क्या बनता है, फिजिक्स बनता है। विज्ञान का पार्ट क्या बनता है, फिजिक्स बनता है, भौतिक विज्ञान बनता है, भौतिक विज्ञान बनता है, जिसमें हम भौतिक चीजों के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेसिकली नेचर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। प्रकृति में होने वाली जो घटना है उन घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वो शाखा क्या कहलाती है, फिजिक्स हमारे पास कहलाती है। फिर हमारे पास ठोस अवस्था के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठोस अवस्था के बारे में कि ये ठोस अवस्था क्या होती है, सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट क्या होता है। देखो कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमारे पास होती हैं। मैटर जो है, मैटर जो है पदार्थ, उस पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमारे पास होती हैं जो हम पढ़ते हुए आए हैं अब तक। वो कौन कौन सी हैं, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि पदार्थ की तीन ही अवस्थाएं नहीं होती हैं, पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती हैं, पदार्थ की दो अवस्थाएं और होती हैं जिसे फोर्थ और फिफ्थ स्टेट कहते हैं पदार्थ की। चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा, चौथी स्टेट क्या होती है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, चौथी स्टेट क्या है, प्लाज्मा। और पांचवी स्टेट है आइंस्टीन कंडेंसेशन, आइंस्टीन संघनन, आइंस्टीन कंडेंसेशन, आइंस्टीन संघनन। तो ऐसे करके टोटल पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, पांच अवस्थाएं होती हैं। लेकिन बेसिक अवस्थाएं जो हम मानते हैं वो अवस्था कितनी मानते हैं, तीन मानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हम इस वाले की स्टडी करना चाहते हैं ठोस में। तो ठोस क्या होता है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें उपस्थित परमाणु, अणु या आयंस जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, निकट होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं, निकट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं एक दूसरे में। उनका जो गैपिंग है, स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए ठोसों को देखो आप, उनका साइज कम नहीं किया जा सकता। जो भी सॉलिड पत्थर है तो पत्थर को पिच करके उसको छोटा नहीं किया जा सकता। जबकि और बहुत सारी चीज़ों को, जैसे गैस है तो गैस को कंप्रेस करके बहुत सारी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में डाला जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको जो मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर हैं। सॉलिड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं और प्रबल बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। तो सॉलिड स्टेट के बारे में हमको पढ़ना है पदार्थ की। अब सॉलिड वो भी होते हैं कि जैसे हम कोई फोर्स इनमें लगाएंगे तो फोर्स लगाने पर इनकी जो शेप एंड साइज है वो जल्दी से क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, वो सॉलिड होंगे। जबकि लिक्विड में आप थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे चेंज हो जाएगी, गैस में लगाओगे चेंज हो जाएगी। तो सॉलिड एक ऐसा पदार्थ का स्टेट है जिसमें परमाणु बहुत क्या होते हैं, निकटतम होते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है अपने पास, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाता है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बारे में क्या करना है अपन को, अध्ययन करना है। क्लियर। और उसमें भी अपन को कौन सी लिखनी है, यूनिट नंबर फोर्थ। ठीक, तो अब ये छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर उतारना चाहें तो उतार सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिट है, पेपर का नाम क्या है, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं और पासिंग मार्क्स कितने हैं। ये थोड़ा सा बेसिक एक बार उतार लीजिए, उतारना चाहें तो फिर अपन आगे लिखते हैं।
ठीक है, चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर यूनिट नंबर फोर्थ यूनिट नंबर फोर्थ यूनिट नंबर फोर्थ अपन क्या कर रहे हैं, इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर फोर्थ पदार्थ, और यूनिट फोर्थ में भी कौन सा, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, ये 3 चैप्टर हैं एक्चुअल में। एक चैप्टर का नाम है पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, एक है पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म, एक है पदार्थों के तापीय गुणधर्म। ठीक, तो विद्युत के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, ताप के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, और चुंबकीय गुणधर्म क्या क्या होते हैं। 3 गुणधर्मों के बारे में 3 चैप्टर में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, एक जैसे चैप्टर से थोड़ा थोड़ा सा इनमें क्या आएगा, अंतर आएगा। तो पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक बच्चा बोल रहा है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन लिखा दो, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, भौतिक विज्ञान की शाखा जिसमें हम पदार्थ की ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ठीक है, कोई लिखना चाहे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन तो लिख लो। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख लें, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट solid state of matter, that branch of physics in which we study about solid state of matter, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की ठोस अवस्था की अध्ययन करते हैं। ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है। ठोस अवस्था भौतिकी कहलाती है, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा बनेगा, इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा बनता है, वो टॉपिक बनता है परमाणु में चुंबकत्व का उद्भव। परमाणु में चुंबकत्व का उद्भव। परमाणु में चुंबकत्व का उद्भव। ओरिजिन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन एटम। ओरिजिन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मैटर। परमाणु में चुंबकत्व का उद्भव। तो देखो, परमाणु में चुंबकत्व के उद्भव होने के क्या क्या कारण हैं, कि परमाणु में चुंबकत्व कैसे बनता है। जब परमाणु में चुंबक बनेगा तभी तो उस पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्मों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि चुंबकीय गुणधर्म होने के लिए चुंबकत्व उसमें उत्पन्न होना चाहिए। जब भाई हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ पढ़ेंगे, मैटर पढ़ेंगे। मैटर किससे बना होता है, सबसे पहले बेसिक जो एक आइडिया होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। तो परमाणु में चुंबकत्व बनेगा तभी तो हम उसके चुंबकीय गुणधर्मों की अध्ययन करेंगे। तो यहाँ परमाणु में चुंबकत्व कैसे बनता है, उसके चुंबकत्व के कारण कौन कौन से, उद्भव कैसे होता है। तो इसके परमाणु में चुंबक बनने के 3 कारण होते हैं बेटा। सबसे पहला कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और यह है स्पिन मोशन। स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और तीसरा है परमाणु के अंदर न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियनों की गति। मोशन ऑफ न्यूक्लियन।
मोशन ऑफ न्यूक्लियंस। तो ये 3 कारण है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है, ये भी कारण है परमाणु चुंबक उत्पन्न होने का। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्रण गति करता है, ये भी एक कारण है। और जो न्यूक्लियन होते हैं, नाभिक में पाए जाने वाले जो कण होते हैं, उनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियन है, वो न्यूक्लियन क्या करते हैं, नाभिक के अंदर प्रचक्रण गति करते हैं, स्पिन मोशन करते हैं। उस मोशन के कारण भी परमाणु में चुंबकत्व का उत्पन्न होता है। देखो, हमने बेसिक क्लासों में 11th 12th में जैसे हमने पढ़ा है कि जब भी हम कभी धारा को प्रवाहित करते हैं, जैसे कोई आवेश है, ये आवेश क्यों है, अगर ये आवेश रेस्ट पर है, स्थिर अवस्था में है, आवेश अगर रेस्ट पे होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर आवेश हमारे पास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लग जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से आवेश क्या करने लग जाए, गति करने लग जाए, तो उसके कारण क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वी से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों बनते हैं। लेकिन आवेश की जो गति है क्यू, वो क्या हो, एसिलेटेड मोशन हो। आवेश में क्या हो, एसिलेशन मोशन करे, त्वरित गति करे। तो त्वरित गति करने के कारण क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, और रेडिएशन यहाँ पर क्या होता है, बनता है, विकिरण यहाँ पर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे पास आवेश के बारे में हमें जानकारी है कि आवेश अगर रेस्ट पर होगा, तो रेस्ट पर होने के कारण उसमें क्या उत्पन्न होगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आवेश जब गति करेगा और कांस्टेंट वेग से गति करेगा, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनेंगे। और जब वो एसिलेटेड मोशन करेगा, त्वरित गति करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होंगे, वेरी होंगे, चेंज होंगे। और चेंज होने से क्या बनेगा, उससे विकिरण बनेगा, रेडिएशन बनेगा, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कहते हैं, ये हम बोलते हैं। कई वैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि अगर यहाँ पर कोई तार है, इस तार में अगर हम धारा प्रवाहित कराते हैं, मतलब आवेश को प्रवाहित कराते हैं, तो इस तार के चारों तरफ क्या बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या बनता है, इस चार के तार पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। फिर इस चुंबकीय क्षेत्र बनता है, हम एक चुंबक देखते हैं, तो चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, उसमें भी क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसमें भी क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबक की तुलना हम किससे करते हैं, एक परिनालिका से करते हैं, एक सोलेनोइड से करते हैं। इस चुंबक की तुलना हम किससे करते हैं, एक परिनालिका से करते हैं, सोलेनोइड से करते हैं। सोलेनोइड क्या है, गोल गोल जो कुंडली है, उस कुंडली को, जैसे कोई बेलन है, उस बेलन पर कोई तार को हम लपेट दें, और लपेट के जो युक्ति बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनोइड बोलते हैं। तो सोलेनोइड एक चुंबक की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। ठीक, सोलेनोइड परिनालिका एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और परिनालिका क्या है, एक धारा का लूप है। धारा का क्या है, एक लूप है जिसमें एन फेरे हैं। एक सर्कुलर पाथ है करंट का, जिसमें कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, वो हमारे पास सोलेनोइड है, परिनालिका है। तो परिनालिका और चुंबक जो होती है, इनके चुंबकीय क्षेत्र एक जैसे होते हैं, इनकी तुलना हम की जा सकती है। तो इसका मतलब परमाणु में अगर धारा प्रवाहित हो जाएगी, और वो धारा सर्कुलर मोशन में चल रही है, वृत्तीय पथ में चल रही है, तो क्या हो जाएगी, एक चुंबक के लूप की भांति व्यवहार करेगा। और चुंबकीय जब लूप बन जाएगा, मैग्नेटिक जब लूप बन जाएगा, तो मैग्नेटिक लूप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक डायपोल उत्पन्न करेगा। जिन पदार्थों में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, वो पदार्थ चुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम निकालेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम निकालेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का मतलब वो चुंबक की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। और चुंबक तरह व्यवहार कब करेगा, जब धारा चलेगी। और धारा कब चलेगी, जब आवेश चलेगा। तो आवेश के चलने के दो कारण है यहाँ पर, एक तो कक्षीय गति है और एक चक्रण गति है। आवेश ऐसा गोल गोल घूमता है तब भी तो चल ही रहा है, आवेश ऐसा गोल गोल घूमता है तब भी तो आवेश क्या हो रहा है, चल ही रहा है। और आवेश नाभिक के चारों तरफ घूमता है तब भी नाभिक चल ही रहा है। न्यूक्लियंस, परमाणु के अंदर जो नाभिक है, उस नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियन बोल रहे हैं। न्यूक्लियन भी तो क्या रहते हैं, चलते रहते, रुके हुए थोड़ी रहते हैं वहां पर, वो आपस में क्या रहते हैं, चलते रहते हैं, चक्रण गति करते रहते हैं। तो इनकी गतियों के कारण धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर चुंबकत्व का उत्पन्न होता है। मैग्नेटिज्म का क्या होता है, ओरिजिन यहाँ पर होता है। तो परमाणु में चुंबकत्व के उद्भव होने के कारण कितने, 3 कारण हमारे पास हैं। तो चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4, चैप्टर नंबर का नाम पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें पहला टॉपिक परमाणु चुंबकत्व का उद्भव, ये हेडिंग डालें। ठीक, हेडिंग नंबर फर्स्ट। परमाणु में चुंबक उत्पन्न होने के निम्न 3 कारण हैं। देर आर फॉलोइंग 3 रीजन्स ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिज्म इन
atom, there are following three regions of generation of magnetism in matter. Yeah, atom. Number one, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. नंबर दो, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. और नंबर तीन, न्यूक्लियनों की गति, मोशन ऑफ न्यूक्लियंस, मोशन ऑफ न्यूक्लियन. और न्यूक्लियनों कौन सी गति? प्रचक्रण गति. न्यूक्लियनों की प्रचक्रण गति, क्योंकि न्यूक्लियन प्रचक्रण गति करते हैं, प्रचक्रण गति. स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियंस, स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियंस, स्पिन मोशन ऑफ न्यूक्लियंस. ठीक, अगली हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण. इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण. इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण. मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण. ठीक है, तो देखिए यहां पर हम एक परमाणु मान लेते हैं, यहां हमने एक परमाणु मान लिया. ठीक, इस परमाणु का यहां पर हमारे पास सेंटर है, इस सेंटर को हम न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक. और इस नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय कक्षा है जिसमें कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो ये है b. ठीक, और इलेक्ट्रॉन r रेडियस की वृत्तीय कक्षा में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है. तो रेडियस कितनी है? r. और कितने वेग से चल रहा है? b वेग से चल रहा है. रेडियस कितनी है? r. और कितने वेग से चल रहा है? b वेग से चल रहा है. रेडियस कितनी है? r. और b वेग से क्या हो रहा है? ये चल रहा है, b वेग से हमारे पास चल रहा है ये. ठीक है, अब जब ये चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आवेश है, तो आवेश है तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, चलेगा तो क्या कुछ दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में दूरी तय करेगा 2πr. परदी बराबर 2πr, तू ही मेरा दुश्मन तू ही मेरा यार. परदी बराबर 2πr, तू ही मेरा दुश्मन तू ही मेरा यार. तो परदी बराबर क्या है? 2πr है. और एक चक्कर पूरा कर लेगा परदी की बराबर दूरी तय करके, तो उसको तय करने में लगा जो समय वो टाइम होगा, टाइम पीरियड. ठीक है, तो यहाँ समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल. तो चूंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम को हम लिखते हैं जैसे t से लिख दें, और डिस्टेंस क्या है? 2πr है, और स्पीड कितनी है? b है. तो ये हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया? t निकल गया. चूंकि q बराबर क्या होता है? ne होता है. q बराबर क्या होता है? ne होता है. अब चूंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कैसे होता है? माइनस होता है, इसलिए q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के ne. और n यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक संख्या है, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं शुरुआत में, तो q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के e हो जाएगा, आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश. q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस e, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश है. धारा की परिभाषा से, धारा की परिभाषा से, by the definition of current, धारा की परिभाषा से, तो धारा बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है?
Q अपॉन टी होता है, तो Q कितना है माइनस के ई, और T कितना है 2 पाई R अपॉन बी, तो ये बी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I बराबर जो निकल के आ रहा है वो माइनस के ई बी अपॉन क्या निकल के आ रहा है 2 पाई R निकल के आ रहा है। I बराबर दिस, तो समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? समीकरण 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कि जो वेग है v, ये जो वेग है v, वेग और धारा इन दोनों में दिशा होती है, जबकि धारा एक अदिश राशि है। करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसमें धारा है, करंट में दिशा है, धारा परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये सदिश योग के त्रिभुज नियम की क्या नहीं करती है, पालना नहीं करती है। धारा सदिश योग के त्रिभुज नियम की पालना नहीं करती है, ट्राई एंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करती है करंट, इसलिए इसको क्या माना जाता है, स्केलर माना जाता है, जबकि इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो यहाँ पर ये जो बी है वो ये बी दर्शा रहा है कि धारा की जो दिशा है वो बी के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा, जैसे बी तो चल रहा है ऐसे, तो इसके अपोजिट ऑर्डर में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो ये धारा की क्या हो गई, अब धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये धारा का क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो धारा का लूप बन रहा है, क्या बन रहा है, धारा का लूप। और धारा का करंट का जो लूप है वो क्या होता है, एक छोटे चुम्बक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। और जब छोटे चुम्बक की भांति व्यवहार करता है तो उसका चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी हम क्या हो सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चुम्बकीय जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है धारावाही लूप का, उसे हम लिखेंगे म्यू एल से। कैसे लिखेंगे, म्यू एल से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, म्यू एल से। तो म्यू एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, आई इंटू ए होगा, आई इंटू ए होगा। तो म्यू एल इज इक्वल टू आई कितना हमारे पास, माइनस के ई बी अपॉन 2 पाई आर, माइनस के ई बी अपॉन 2 पाई आर। और ए क्या होता है, एरिया। तो इस एरिया लूप का कितना होता है, लूप क्या बनता है वृत्त का, वृत्ताकार होता है। और वृत्त का या जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू एल इज इक्वल टू माइनस के ई बी आर अपॉन क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये हमारे पास बचेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण नंबर 2 बोलते हैं। अब देखो कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा से, तो कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा से, कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा से, कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा से, बाय द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग की परिभाषा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो एल बराबर क्या होता है बेटा, आर क्रॉस पी होता है ना। तो ये क्या होता है, आर पी, और ये साइन 90 एन कैप, क्योंकि बी और आर एक दूसरे के कैसे यहाँ पर लंबत हैं, बी और आर एक दूसरे के कैसे यहाँ पर लंबत हैं। तो बी और आर एक दूसरे के जब लंबत हैं तो साइन 90 आएगा, और साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये हो जाएगी आर एम बी एन कैप। और अगर हम एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो ये क्या जाएगा, एम वी आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम बी आर। तो यहाँ से अगर हम बी आर की वैल्यू निकालें तो बी आर की वैल्यू हो जाएगी एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन क्या हो जाएगा, एम। तो बी आर इज इक्वल टू दिस, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 को हम किस में रखते हैं, पुट। इक्वेशन 3 को उठाकर किस में रख दें, इक्वेशन 2 में रख दें। इक्वेशन 3 को उठाकर हम इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, म्यू एल, जो कि मैग्नीट्यूड होगा इसका, माइनस के ई अपॉन 2, माइनस के ई अपॉन 2, बी आर की जो वैल्यू है वो है एल अपॉन एम। तो एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन एम। तो कहने का मतलब म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन 2m एल वेक्टर। ये हमारे पास समीकरण नंबर कितना आ गया, 4। तो समीकरण 4 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, व्यक्त करता है। कौन से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, व्यक्त करता है। यहाँ एल क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, चलिए। तो ये हेडिंग आप बनाएं और ये डायग्राम आप बनाएं, दो चीज आपको पहले बनाएं, फिर मैं लिखाता हूँ, उसके हिसाब से लिखें।
माना माना एक इलेक्ट्रॉन माना एक इलेक्ट्रॉन माना एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में माना एक इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से गतिशील है v वेग से गतिशील है v वेग से गतिशील है let a electron let an electron moving with speed b moving with speed b in circular orbit of radius r in circular orbit of radius r in circular orbit of radius r in circular orbit of radius r। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट एक तक उतार लें, एक तक। समीकरण एक तक उतार लो। समीकरण एक वृत्तीय धारा को व्यक्त करता है। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट सर्कुलर करंट। इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट सर्कुलर करंट। समीकरण एक वृत्तीय धारा को व्यक्त करता है। वृत्तीय धारा को व्यक्त करता है। धारावाही वृत्तीय कक्षा करंट कैरिंग सर्कुलर ऑर्बिट। धारावाही वृत्तीय कक्षा करंट कैरिंग सर्कुलर ऑर्बिट behaves like a current carrying circular orbit behaves like a behaves like a behaves like a behaves like a current carrying loop। धारावाही वृत्तीय कक्षा धारावाही वृत्तीय कक्षा धारावाही वृत्तीय कक्षा चुंबकीय लूप की भांति व्यवहार करती है। करंट कैरिंग सर्कुलर ऑर्बिट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक लूप, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निम्न होता है। whose magnetic dipole moment is following whose magnetic dipole moment is following
whose magnetic dipole moment is following. म्यू एल इज इक्वल टू आई इंटू ए, दिस। समीकरण नंबर 2 कक्षीय कोणीय संवेग की परिभाषा से दिस। समीकरण नंबर 3 और 3 को लेकर 4 तक, तो समीकरण नंबर 4 तक उतार लो। समीकरण 4 कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। समीकरण 4 कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है। समीकरण 4 कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इससे स्पष्ट है कि इट इज क्लियर फ्रॉम इट, इससे स्पष्ट है कि एल तथा म्यू एल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल तथा म्यू एल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल तथा म्यू एल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल तथा म्यू एल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल तथा म्यू एल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल तथा म्यू एल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन, इट इज क्लियर फ्रॉम इट म्यू एल एंड एल आर अपोजिट टू ईच अदर। तो देखो एल वेक्टर और म्यू एल दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैसे बनाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बनाते हैं अपन ऐसे। दोनों एक दूसरे के अपोजिट, जैसे मान चलो धारा हमारे पास कैसे हो रही है, ऐसे प्रवाहित हो रही थी। धारा हमारे पास ऐसे प्रवाहित हो रही थी, ठीक, और आर हमारे पास ये था और बी हमारे पास ये था। तो आर क्रॉस बी हम करेंगे, तो आर क्रॉस बी से हमारे पास एल निकल रहा था, तो एल कहाँ आएगा, आर क्रॉस बी। तो ये एल ऊपर की तरफ आएगा और म्यू एल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। म्यू एल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। बोलो, म्यू एल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। देखो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। अगर ऐसे देखोगे इस लूप को कि ऐसे लूप है, ये ऐसे ऐसे लूप है, तो आर क्रॉस बी, आर क्रॉस बी, तो आर क्रॉस बी से क्या बनेगा, एल, क्योंकि एल बराबर क्या लिखा था हमने, एल बराबर क्या लिखा था, आर क्रॉस पी लिखा था। तो इसका मतलब एल बराबर आर, पी क्या होता है, एम बी। तो एल बराबर क्या होता है, एम आर क्रॉस बी होता है। तो आर क्रॉस बी ये वेक्टर डायरेक्शन बताएगा एल की। तो आर क्रॉस बी, तो ये डायरेक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर। आर बी की डायरेक्शन बोलो ऊपर जाएगी।
तो एल तो जाएगा ऊपर और ये क्या जाएगा नीचे, तो ये लंबवत ऊपर की ओर है, लंबवत ऊपर की ओर, और ये लंबवत नीचे की ओर, लंबवत नीचे की ओर, परपेंडिकुलरली अपवर्ड और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, 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 परपेंडिकुलरली अपवर्ड और परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। क्लियर? चलिए अब एक चीज और लिखो। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एल वेक्टर का मॉड क्वांटीकृत होता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम प्रिंसिपल, एल वेक्टर का मॉड इज क्वांटाइज, अर्थात एल वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एच कट एल प्लस एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन, ये क्वांटीकृत होता है। एल वेक्टर का मॉड एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन, जहां एल, जहां एल कक्षीय क्वांटम संख्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जहां एल कक्षीय क्वांटम संख्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम प्रिंसिपल, मोड ऑफ एल वेक्टर इज क्वांटाइज, दैट इज एल वेक्टर का मोड क्या होता है, एच कट अंडर रूट एल एल प्लस वन, ये क्वांटीकृत राशि होती है और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो समीकरण 5 4 से क्या बनेगा, तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से बाय इक्वेशन 4, तो समीकरण 4 से बना म्यू एल वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू माइनस के ई अपॉन टू एम, एल वेक्टर का मॉड क्या होगा यहाँ से, एच कट एल एल प्लस वन अंडर रूट में। बेटा ये ई एच कट अपॉन एम जो है, तो ई एच कट क्या होता है, एच अपॉन टू एम, चलो अभी तो यही छोड़ दो, ये हमारे पास हो गया समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 तक उतार लो आप। टू एम है ना ये, ठीक है, समीकरण 5 तक हो गया। अब दो तीन चीजें हैं जो हम इस समीकरण 5 के बाद करने वाले हैं। समीकरण 5 तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएं, समीकरण 5 तक कोई दिक्कत हो तो किसी को बताएं भाई, इक्वेशन 5 तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं।
इक्वेशन 5 तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन अब लिखना है यहाँ तक के बाद। क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ, दो चीज मेरे को लिखानी है, तो एक क्वेश्चन बना के लिखिए। बोर मैग्नेटॉन को परिभाषित कीजिए। बोर मैग्नेटॉन को परिभाषित कीजिए तथा इसका मान ज्ञात कीजिए। डिफाइन डिफाइन एंड कैलकुलेट बोर मैग्नेटॉन। 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 बोर मैग्नेटॉन को परिभाषित कीजिए तथा इसका मान ज्ञात कीजिए। बोर मैग्नेटॉन को परिभाषित कीजिए तथा इसका मान ज्ञात कीजिए। डिफाइन एंड कैलकुलेट बोर मैग्नेटॉन। तो देखो, बोर मैग्नेटॉन क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण को मापने की एक इकाई के रूप में उपयोग करते हैं इसका। मैग्नेटिक जो मोमेंट होता है, उस मोमेंट को मेजरमेंट करने की जो यूनिट है, उस यूनिट के रूप में बोर मैग्नेटॉन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को मापने की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? बोर मैग्नेटॉन कहलाती है। इसे म्यू बी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? म्यू बी से। तो म्यू बी इज इक्वल टू क्या होता है? ई एच कट अपॉन 2m होता है। तो म्यू बी ई ये होता है एच अपॉन 2m, एच अपॉन 2 पाई। तो ये हो गया ई एच अपॉन 4 पाई m। ये हमारे पास क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन होता है। एच कट क्या होता है हमारे पास? एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, तो ये बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। इसका अगर मान निकालें तो ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 10 पावर माइनस के 19 कूलम। एच की जो वैल्यू होती है वो 6.6 इंटू 10 की घात माइनस के 34। और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14। और एम की जो वैल्यू होती है, इसकी इकाई होती है जूल इंटू सेकेंड, और इसकी होती है कूलम। और एम की इकाई होती है 1.9.1 इंटू 10 पावर माइनस के 31 kg। मान रखने पर पुट द वैल्यूज। तो म्यू बी बराबर ई की वैल्यू 1.6 10 की घात माइनस के 19 इंटू 6.6 10 की घात माइनस के 34 अपॉन 4। 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10 की घात माइनस के 31। तो म्यू बी की जो वैल्यू इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगी वो आएगी 9.27 इंटू 10 की घात माइनस के 24 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसकी इकाई होती है। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। तो ये होता है बोर मैग्नेटॉन। तो लिखिए, चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की इकाई बोर मैग्नेटॉन कहलाती है। चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने की इकाई बोर मैग्नेटॉन कहलाती है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट
The unit of measurement of magnetic moment. The unit of measurement of magnetic moment. The unit of measurement of magnetic moment is called Bohr magneton. It's called Bohr magneton. It's called Bohr magneton. It's called Bohr magneton. Called Bohr magneton. इसे म्यू वी से व्यक्त करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय म्यू वी. इसे म्यू वी से व्यक्त करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय म्यू वी. इसे म्यू वी से व्यक्त करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय म्यू वी. तथा म्यू वी बराबर तथा म्यू वी बराबर तथा म्यू वी बराबर. अब ये तो लो पूरा पूरा कंप्लीट. हो गया. बताओ कोई दिक्कत. चलिए एक और क्वेश्चन. देख क्वांटीकरण को परिभाषित कीजिए. देख क्वांटीकरण को परिभाषित कीजिए. डिफाइन द स्पेस क्वांटाइजेशन. डिफाइन द स्पेस क्वांटाइजेशन. देख क्वांटीकरण को परिभाषित कीजिए. डिफाइन द स्पेस क्वांटाइजेशन. डिफाइन द स्पेस क्वांटाइजेशन. देख क्वांटीकरण को परिभाषित कीजिए. डिफाइन द स्पेस क्वांटाइजेशन. इसका आंसर करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना ही. ओके टाटा बाय बाय सी यू. जय हिंद जय भारत.